Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Assam Priority with me, Raj Gaurav, and on today, April 12, we will discuss these topics from last week Assam specific current affairs. Last week जो Assam specific current affairs था, उसको अब हम लोग APSC prelims के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ढालेंगे और that's why आज के सेशन में आपके पास ज़्यादा prelims practice questions होंगे. साथ ही साथ एक और चीज स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में एपीएससी प्रीलिम्स के लिए एपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्रैश कोर्स जो है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए जो भी इनरोलमेंट का प्रोसेस है उसके लिए आप नीचे दिए हुए इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस वीडियो के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का भी लिंक होगा, आप उसे भी फिल करके एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में एनरोल करवा सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने आज के आसाम प्रहरी पर। आज हम कौन सा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मैं चला तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलफेयर पॉलिटिक्स। सॉरी सर। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह है वेलफेयर पॉलिटिक्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। वेलफेयर के बारे में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों का, अपने पीपल का वेलफेयर भी करे, राइट? दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नेंस। इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। पर वेलफेयर के बहाने क्या वो पॉलिटिकल टूल बन जाता है, एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है वेलफेयर? इस बात को आज इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस किया गया था। हम इसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, राइट? सेकंड थिंग वुड बी परसिस्टेंट फ्लडिंग इन आसाम। आसाम में फ्लड को लेकर, फ्लड से डील करने के लिए ना कई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस या कई नए प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जाते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट करते हैं। बट फिर भी फ्लड का चैलेंज हर साल, साल दर साल बना रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसे कैसे डील किया जा सकता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर दो टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड मोपिन फेस्टिवल, है ना, जो आपके अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स आने वाले हैं, उसके लिए ये टॉपिक्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आने आगे आने वाले आसाम प्रहरी में ना हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अपने मेंस की भी तैयारी साथ में चलती रहे, बट प्रीलिम्स पे भी हम थोड़ा और ज्यादा फोकस अब इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द वेलफेयर पॉलिटिक्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, राइट? कम, ये जो आर्टिकल छपा असम ट्रिब्यून में, इस आर्टिकल में श्री अनमेश बरदोले जो है वो डिस्कस क्या कर रहे हैं कि बियॉन्ड कैश ट्रांसफर, बियॉन्ड डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स ऑफ कैश ट्रांसफर्स, है ना, यहाँ पे कुछ स्कीम्स का मेंशन भी किया गया। ये राइटर के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि ये जो स्कीम्स है उससे कितना फायदा हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है। हम उन स्कीम्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस करेंगे कि बियॉन्ड कैश ट्रांसफर वेलफेयर स्कीम्स सरकार कैसे इंप्लीमेंट करवा सकती है, जिससे कि वो एक पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल एजेंडा ना बने, बट एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल रहकर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लोगों का भला करने में यूज हो सके। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, आ जाइए हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई प्रोविजन है जो वेलफेयर मेजर्स की बात करता है। तो बिल्कुल, वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाइक आर्टिकल 38, 39, 46, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह से ना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को एडिक्वेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, इनक्वालिटी कम करे, वो इनक्वालिटी चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी हो, उसको कम करे। इवन फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 15(3), right? Article 15(3) explicitly permits the state to make special provisions for women to ensure their socio-economic upliftment। तो आर्टिकल 15(3) में भी एक प्रोविजन है जो लोगों का राइट भी है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विमेन के सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए आप स्पेशल प्रोविजन अडॉप्ट करें, है ना। दैट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21, जो अगेन फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वहां पर भी ये कनेक्ट किया था, दैट राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड विच इज ऑफ सस्टेनेबल नेचर, एक ऐसा लाइवलीहुड मिले जो सस्टेनेबल नेचर का हो, है ना, वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो हैं, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद रखना है। यहाँ पे प्रीलिम्स में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनेंगे, मेंस में भी आप कोट करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वेलफेयर के लिए। बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये नहीं बोलता है कि वेलफेयर के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसफर करो, सिर्फ और सिर्फ आप कैश ट्रांसफर करके वोट इकट्ठा करने का काम करो। वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नेंस जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? जहां पर जैसे जो मैंने यहाँ टेक्स्ट में समझाया है उसको इस इमेज के थ्रू जैसे तुम समझ सकते हो कि वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नेंस। तो इस इमेज में दो चीज हमने लिया है। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पर एक बंदा है जो नाव में खड़ा है और नाव डूब रही है। अब वेलफेयर स्कीम्स के नाम से वो क्या कर रहा है ना, नाव का निकाला हुआ पानी ना वापस नाव में ही डाल रहा है, तो नाव डूबते चली जा रही है। और दूसरा एक क्या है, दूसरा एक जो सेकंड वाला पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो कि अगर नाव पानी में डूब रही है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कि नाव क्यों डूब रही है, क्या नाव में कहीं पर क्रैक था? जैसे यहाँ पर क्रैक था, तो हम क्रैक को सही करने का काम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बड़ी नाव बनाएंगे जिससे कभी डूबना ही ना पड़े। तो हम नाव से ही पानी निकाल कर नाव में नहीं डालेंगे जिससे कि नाव डूबती रह जाए,
राइट। तो ये एक्चुअली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि चलो कैश ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं ना, तो कैश ट्रांसफर भी कीजिए। राइट, रिमेंबर, याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैश ट्रांसफर को डायरेक्टली मना नहीं करता है, बस ये बोलता है कि कैश ट्रांसफर ना डिसप्रोपोर्शनेट मैनर का ना हो। ऐसा नहीं हो कि कैश ट्रांसफर पर्टिकुलर किसी सेक्शन को, जो सपोज मार्जिनल ग्रुप है, उनको बेनिफिट्स के लिए कैश ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, बट बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं उन टैक्स पेयर्स पे उसका बर्डन ना पड़ जाए, स्टेट के ऊपर, स्टेट के फिजिकल हेल्थ पे उसका बर्डन ना पड़ जाए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है हमने, और इन पिक्चर्स की हेल्प से समझाया गया है। याद रखना है आपको इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे वेलफेयर स्कीम्स का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। तो वेलफेयर स्कीम्स का जो पॉलिटिसाइजेशन होता है उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना चाहती, राइट। वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय वो क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म और बड़े फैंसी सॉल्यूशंस ढूंढती हैं। क्या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस? कि लोगों को पर्टिकुलर किसी स्कीम्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टली कैश दे दिया, एक बार के लिए दे दिया, एक सर्टेन अमाउंट दे दिया, है ना, कुछ थाउजेंड्स में। अब एक बार के लिए दे दिया, एजेंट इलेक्शन से जस्ट पहले या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से जस्ट पहले अनाउंस कर दिया। पब्लिक भी कई बार, यहाँ पर वही इंडिया के डेमोक्रेसी को मैच्योर होने की जरूरत है कि पब्लिक क्या होती है ना, इस चीज को समझती नहीं है। एंड दैट्स वाई जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले वेलफेयर स्कीम्स ऐसे अनाउंस किए जाते हैं तो वो वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे भले उस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ऐसा कई स्टेट्स में देखा गया है कि कई फैंसी वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस की गई, पर एक बार जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद उन वेलफेयर स्कीम्स को ड्रॉप कर दिया गया या पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब वहां पर स्टेट अपनी तरफ से ये चैलेंज बोल सकता है, क्या चैलेंज बोल सकता है? कि हमारे पास नए दिक्कत आ गई, फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर पूरी तरह से बंद नहीं करना। वो एक्चुअली में गलत इंटेंशन दिखाता है स्टेट। हम उसको एक और हेडिंग में देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है वीमेन इंपावरमेंट पे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट से फूड, हेल्थ केयर, जैसे अरुणोदय 3 पॉइंट स्कीम की बात करें तो दीज स्कीम्स आर गुड, है ना। अरुणोदय 3.0 स्कीम या इसकी जैसी बाकी स्कीम्स इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, बिहार में हो, बंगाल में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं हो, राइट, वो ना जब अपने सही इंटेंशन के साथ और सही तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं तो बिल्कुल लोगों का भला करती हैं। हम यहाँ औरतों की बात कर ले, फीमेल्स की, तो उनकी भला करती हैं, राइट। उनको लैंड राइट्स मिलते हैं, उनको फेयर वेजेस मिलते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स और फिर लोकल गवर्नेंस जो वो साथ ही साथ चल सकता है। बट बात यहाँ पर आ जाती है कि उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो नहीं, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स महिलाओं के वोट के लिए टारगेट किए जा रहे हैं? क्या सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स पर्टिकुलर किसी मार्जिनल सेक्शन को वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि महिलाओं को, हर महिलाओं को, है ना, हर ग्रुप के महिलाओं को, अदरवाइज ना वो एक डिवीजन हो जाता है सोसाइटी में, इनविजिबल डिवीजन। क्योंकि जिनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, वो दूसरों को इस नजर से देखेंगे कि अरे तुम तो जानबूझकर वो बेनिफिट्स के चक्कर में ही वोट करते हो। ये डिवीजन सोसाइटी में ना हो, तो इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल मैनर्स में आप स्किल्स इंप्लीमेंट करवाइए। आप क्या कीजिए कि देखिए महिलाओं की क्या हेल्थ केयर से रिलेटेड नीड है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या नीड है, एडुकेशन से रिलेटेड क्या नीड है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्या नीड है, उनको धीरे धीरे करके लोकल गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज के अकॉर्डिंग भी इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है, राइट। इसी को हम वे फॉरवर्ड में लिखते हैं दैट कैश ट्रांसफर स्कीम्स मस्ट बी हेल्ड एट हायर स्टैंडर्ड। मना नहीं किया जा रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कैश ट्रांसफर को मना नहीं किया जाता, बट उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे मान लो आपके घर के गार्जियन से आपको पॉकेट मनी देते हैं, किसी चीज के लिए पैसा देते हैं, अगर वो आपसे पूछ लें कि भाई हमने आपको पैसा दिया, तो आप वहां पे बुरा मत मानो। आप ये चीज ध्यान रखो कि वो आपसे पैसा देने के लिए पूछ इस वजह से रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ना अपना एक लिमिट डेवलप कीजिए, कि आपके पास जितना इनकम आए आप उसमें ही खुद को सस्टेनेबली चलाना सीख लें। वही चीज सरकार को भी सीखना होगा कि कैश ट्रांसफर स्कीम्स करें, बट इस लिमिटेड तरीके से करें कि ना उनका हेल्थ खराब हो, ना स्टेट में इकोनॉमिक डिवीजन क्रिएट हो। ये चीजें ध्यान में रखा जाए, राइट। द स्टेट मस्ट ट्रांजिशन टू हाई राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। जो राइट बेस्ड फ्रेमवर्क होते हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए, उस पर वर्क करना चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, बट जनरली सोशियो इकोनॉमिक डाटा को देखकर, सिर्फ इलेक्टोरल कैलेंडर को देखकर नहीं, है ना। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप इंटरव्यू में भी आंसर कर सकते हो कि साहब, इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा कि वेलफेयर स्कीम्स होने चाहिए कि नहीं, आप बोलिए कि यस, वेलफेयर स्कीम्स कैन बी एक्सपेंडेड, वेलफेयर स्कीम मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। आप वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स का एग्जांपल दे दोगे जो मैंने अभी बताया, बट इलेक्टोरल कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं, कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर दिया, उसके बाद फिर राम राम। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड। ये आपकी इस मेंस के आंसर्स को लिखने के लिए 150 वर्ड्स का आंसर है, मतलब 2 पेज में लिख रहा है। कंक्लूजन भी मैं लिख के दे देता हूँ कि आप इस तरह का कंक्लूजन अपने आंसर में लिख सकते हो। आपको ये आंसर करना है, और ये रहा आपका प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी।
ये आज का पहला प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कहाँ नॉट करेक्ट पूछता है, कहाँ करेक्ट पूछता है, इन चीजों को ध्यान देना है, स्टेटमेंट सही से केयरफुली पढ़ना है, तब आंसर करना है। समझ रहे हो? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, परसिस्टेंट फ्लडिंग चैलेंज इन आसाम। कि क्या कॉज है, क्यों ये फ्लडिंग का चैलेंज परसिस्टेंट साल दर साल हर साल बना रहता है। आज हम 2026 में हैं, इस साल तो वैसे भी लग रहा है कि बारिश ना खत्म होगी ना ठंड जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स में था विंटर इज कमिंग, यहाँ तो विंटर ऐसा आया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी हम लोग ब्लैंकेट निकाल के रूम में बैठे हैं, है ना। तो अगर बारिश फिर से तेज हो इस साल, तो पिछले साल भी आसाम ने फ्लड का प्रॉब्लम झेला था। गुवाहाटी में जो लोग रहते हैं वो तो फिर तो जानते ही, वहाँ थोड़ी सी बारिश पे क्या हाल होता है। क्यों ऐसा रह जाता है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो हम बात करते हैं ट्रेंड्स का। तो ट्रेंड्स क्या देखा गया सिंस 1998 टू 2023, इट शोज अ क्लियर राइज इन क्यूमुलेटिव फ्लड अफेक्टेड एरियाज। कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज क्यूमुलेटिव मैनर में 1998 से 2023 तक बढ़ते चले गए। 2020 में भी कंपेयर किया गया तो 12.86 लाख हेक्टेयर अफेक्टेड था, और 2 साल के बाद 2022 में सेम उतना, लगभग उतने के बराबर ही अफेक्टेड रीजन देखा गया। तो ये देखा गया कि 2020 के बाद भी, जब कहा जाता है कि 2020 के बाद से गवर्नेंस ज्यादा बेटर हो पाया डिफरेंट स्टेट्स में, वहां पर भी कोई रिलीफ देखने को नहीं मिला, पीक देखने को मिला एक्चुअली। सबसे पहले तो हम इस डाटा को ऐसे ध्यान रखेंगे कि 2020 से 2022 में कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि नहीं, एक्चुअली पीक ऑब्जर्व किया गया था 12.86 लाख हेक्टेयर या 12.1.5 या सिंपली 12 लाख हेक्टेयर, इतना रीजन फ्लड से अफेक्टेड। 30 डिस्ट्रिक्ट्स एनुअली अफेक्टेड हुए हैं 2017 से 13 तक। ये सारा वो डाटा है। इनमें से सारे के सारे डाटा आपको नहीं याद रखने, कुछ डाटा याद रखना है अपने मेंस के आंसर्स के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अपने प्रीलिम्स के एमसीक्यू को आंसर करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव इम्पैक्ट्स ओवर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डिस्प्लेसमेंट होता है, especially regions peoples who are living in regions of Dhemaji, Lakhimpur and many other regions, they have been affected, severely affected, बिकॉज उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो खेती करने की जमीन है, वो अफेक्ट होती है और फिर वो वहां पर फसल नहीं उगा सकते, लाइवलीहुड का लॉस होता है। एक दूसरा चैलेंज हो गया, क्योंकि जब वहां पर खेत में फसल जो लगी है, फ्लड के वजह से नुकसान हो जाएगा, नदी से आने वाला रेत बिछ जाएगा, तो ना अगले साल फसल उग पाएगी, जो एग्जिस्टिंग फसल है वो नुकसान हो गया, तो लाइवलीहुड का चैलेंज है। छोटे छोटे पॉन्ड्स बर्बाद हो जाते हैं, वो भी एक चैलेंज है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर इम्पैक्ट्स लाइक वेटलैंड डिग्रेडेशन, वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन होना, इकोनॉमिक स्ट्रेन लोगों पर पड़ना, स्टेट पर भी इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ना, क्योंकि स्टेट को भी इन फ्लड्स के टाइम में रिलीफ मेजर्स अनाउंस करने पड़ते हैं, जो कि जरूरी भी है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढने की वजह से वो रिलीफ मेजर्स बस उसी साल यूज होकर खत्म हो जाते हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी वर्स, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स। ये इम्पैक्ट्स हो गया और यहाँ ट्रेंड हो गया। आपको ट्रेंड को याद रखना है, इम्पैक्ट तो बड़ा इजी है समझने के लिए, आपको ट्रेंड याद रखना है कि किस तरह से ये ट्रेंड फ्लड का चल रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है। क्यों ऐसा होता है? तो उसका रीजन है फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक इम्बैंकमेंट्स, रेवेटमेंट्स, ड्रेजिंग। जो डैम्स बने हैं या छोटे इम्बैंकमेंट्स बने हैं नदियों, डैम्स के पास या इम्बैंकमेंट्स के पास, जो ड्रेजिंग करनी होती है, ड्रेजिंग मतलब देखो, ये पिक्चर देखो, यहाँ देखो कर्सर के पास, ये यहाँ इम्बैंकमेंट बना है। अब जब नदी आती है ना, तो नदी अपने साथ में अपने नीचे रिवर बेड में बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है, बहुत सारा गाद लेकर आती है, सेडिमेंट्स। तो वो जो गाद होता है, जो सेडिमेंट्स होता है ना, वो धीरे धीरे रिवर के बेड को ऊपर करता जाएगा ना। एक ग्लास में पानी ले लो, उसमें थोड़ा थोड़ा तुम बालू डालते जाओ, रेत डालते जाओ, रेत डालते जाओ, पानी ऊपर आ जाएगा। उस केस में हमको क्या करना है, चम्मच से वो बालू निकाल देना है ग्लास से, तो बराबर रहेगा। उसी को हम ड्रेजिंग बोलते हैं, चम्मच से निकालना, चम्मच नहीं, यहाँ क्रेन यूज करके निकालेंगे या बाकी इंस्ट्रूमेंट से। ये ड्रेजिंग प्रॉपर्ली नहीं करने की वजह से ये लेवल ऊपर बढ़ रहा होता है, फाइनली बैंकमेंट्स टूटते हैं, आसपास के रीजन में बाढ़ आ जाती है। वाटर लॉगिंग का इशू ये गुवाहाटी वालों के लिए है। ये गुवाहाटी, दिल्ली जैसे शहर वालों के लिए, जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू भयानक होता है, ठीक है। हमने पिछले आसाम प्रोडी के सेशंस में भी डिस्कस किया था कि ये जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी और अर्बन फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, राइट। पीसीएमएल अप्रोच, इसको देखिए, पीसीएमएल अप्रोच, द करंट efforts are seen as fragmented, merely shifting the problem to different locations rather than solving it। इसी को पीसीएमएल अप्रोच बोला जाता है, पीसीएमएल अप्रोच। कि ये जो पीसीएमएल अप्रोच या पीसीएमएल अप्रोच है, ये एक्चुअली में ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है परमानेंटली, बस उसको शिफ्ट कर रहा है। कि अच्छा, यहाँ पर बाढ़ आती थी, हमने यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया, पर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया कि वहां पर बाढ़ क्यों आती थी। फ्लाईओवर बना दिया तो चलिए बड़ी गाड़ियां पास कर जाएंगी, पर आसपास के खेतों में तो पानी जाएगा ही। तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। एग्जीक्यूशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से कंसिस्टेंटली फ्लड साल दर साल असम के लोगों को झेलना पड़ता है। यही प्रॉब्लम लगभग बाकी स्टेट्स में भी होते हैं।
तो चाहे आप बिहार बंगाल कहीं की भी बात कर लीजिए, यही प्रॉब्लम होती है ना। चलिए, इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड है मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट की रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है ना, वो इंटायर इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर बनानी पड़ेगी। इंटायर इकोसिस्टम को, इंटायर इकोसिस्टम कहने का मतलब, जब हम रिवर बेसिन अथॉरिटी की बात करेंगे, रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि अच्छा भाई, मानसून सीजन में कितना पानी आता है, ग्लेशियल मेल्ट से कितना पानी आता है, रिवर का कोर्स क्या है, यहाँ पर किस टाइप का डैम या किस टाइप का प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो सकता है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। असम को अरुणाचल के साथ मिलकर, बंगाल के साथ मिलकर, त्रिपुरा के साथ मिलकर, मतलब आसपास के जो स्टेट्स हैं इनके साथ मिलकर, ब्रह्मपुत्र और इसके अलावा बाकी जितनी भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी रिवर में अगर प्लानिंग सही नहीं होगी, तो ना सिर्फ असम झेलेगा, असम के अलावा बाकी स्टेट्स के लोग भी। फ्लड एडेप्टेशन करना होगा। फ्लड को रोकना वो एक तरीका है, बट हम फ्लड को एडेप्ट करना भी सीख लें, दैट इज ऑल्सो अ मेजर विच पीपल शुड लर्न। जैसे ये सीन देखो, ये सीन देखो, है ना। तुमने कभी कश्मीर की सीन्स देखी, कश्मीर की वादियां, कि वो डल लेक के बीच में ही लोगों का घर बनाए, लोग नाव से ही घर जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें नदियों के बीच में घर बना लेने चाहिए, बट हमें ना एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना चाहिए। जैसे इस पिक्चर को देखिए, यहाँ घर को ना थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया है कि फ्लड आया है, जब फ्लड आ गया तो लोग क्या करें, नाव से ही घर तक जा रहे हैं, जब फ्लड नहीं होगा तो सीढ़ियों से ऊपर तक चले जाएंगे। इसको हम बोलेंगे एडेप्टेशन। फ्लड को अडेप्ट कर लेना, फ्लड के अकॉर्डिंग अपने आप को भाई ढाल लेना। एंड वेटलैंड्स का रीस्टोरेशन। गुवाहाटी जैसे सिटीज में, दिल्ली, पटना, मुंबई जैसे सिटीज में बाढ़ इस वजह से आती है क्योंकि आसपास जो पॉन्ड, बील वगैरह थे ना, हमने उनको ढककर वहां पे होटल्स बना दिए भैया। तो जब आप, जो स्पॉन्ज था आपका वेटलैंड्स, जिसको आपने नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर तो भाई दिक्कत तो होगी ना आपको। एक्सेस वाटर तो आपके घरों में ही आएगा, रोड में ही आएगा, जू रोड में ही तो जमेगा फिर पानी, नबीन नगर में। समझ रहे हो? तो ये वे फॉरवर्ड हमें ढूंढना है, राइट। नाउ सेकंड मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका सेकंड मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रीलिम्स एपीएससी का आ रहा है, उसके लिए हम प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी देना है, तो मेंस भी चलता रहेगा सांप्रदायिक में, ठीक है। ये दूसरा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया, और सिंसियरली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। नहीं तो फिर एग्जामिनेशन के टाइम में मत बोलना कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बना, पढ़ाई नहीं करोगे, फिर उसके बाद सिर्फ बहाना बनाओगे, एक्सक्यूज ढूंढोगे, वैसे नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, नाउ थर्ड टॉपिक, दिस इज प्राइमरली रिलेटेड टू प्रीलिम्स। इसका मेन आपको यूज प्रीलिम्स में ही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। भारत की एक बहादुर बेटी लवलीना बरगोहाइन का, सी वॉन ब्रॉन्ज मेडल बट इट फेल्ट हर लाइक गोल्ड। एक्चुअली यही होती है एथलीट का जज्बा, एथलीट का स्पिरिट। ये स्पिरिट है एक एथलीट का, कि हाँ मैंने आज ब्रॉन्ज जीता है, पर ये जो मेरी मेहनत का जो फल है ना, ये मेरे लिए गोल्ड के बराबर है। और ये जज्बा एक दिन भारत के लिए इसको गोल्ड भी जितवा देगा। कहाँ पर भाई? एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है। ओके, चलिए। अब एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुआ वो कहाँ पर हुआ है, हम लोकेशन याद रखेंगे, उलान बटार, मंगोलिया में। जरा मंगोलिया का मैप खोल के एक बार देख लेना, उलान बटार कहाँ पर है वो देख लेना। क्या क्या पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है वो याद रखिए, कि यहाँ पर इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, वो टोटल कितने मेडल्स का, 16 मेडल्स का, जिसमें से 5 गोल्ड थे, बहुत बढ़िया, 3 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज थे। लवलीना को कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। ओके, 5 गोल्ड मिले हैं, टोटल 16 मेडल है। और इस टोटल 16 मेडल से ना, इंडिया ने कौन से रैंक पर फिनिश किया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? सेकंड रैंक पर, ये भी याद रखेंगे। बस कजाकिस्तान से थोड़ा एक कम रहा, कजाकिस्तान फर्स्ट पे रहेगा। यहाँ पे इंडिया ने 5 गोल्ड के साथ सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया। एक अच्छी बात क्या थी कि इंडिया ने मोस्ट मेडल्स मतलब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सब में अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया, कि 5 गोल्ड जीत लिए, 3 सिल्वर जीत लिया, 8 ब्रॉन्ज जीत लिया। इंडियन वुमेन टीम की बात करें तो इंडियन वुमेन टीम टॉप द मेडल चार्ट विद 10 मेडल्स। वाह! कि जो ये जो टोटल 16 मेडल्स हैं, इसमें से 10 तो इंडियन विमेन टीम्स ने जीते हैं। महिलाओं का जज्बा, सलाम, सैल्यूट, राइट। इसमें आप एक प्लेयर के याद रखें, एक मेल प्लेयर है मेल बॉक्सिंग के, विश्वनाथ सुरेश। इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 सांझार थोशंकवी को, कजाकिस्तान के जो हैं, कजाकिस्तानी टॉप किया है इसमें, उनको क्वार्टर फाइनल में हराया था। और जापान के डाइशी को फाइनल में 5-0 से हराया। अरे 5-0 से हराना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उन्होंने, विश्वनाथ सुरेश ने गोल्ड जीता है। ओके, चलिए, यहाँ से ये सब भी याद रखना है कि वर्ल्ड का नंबर 1 कौन है, किसको हराया गया, क्या था इंडियन वीमेन का परफॉर्मेंस, ये सब प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसको। और ये रहा आपके लिए प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है सबका, मैं देखता हूँ। अगले सेशन में फिर आंसर भी शेयर करूंगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा टॉपिक है मोपिन फेस्टिवल। तो ये जो फोर्थ टॉपिक है मोपिन फेस्टिवल, अगेन ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, कहाँ का आर्टिकल है, ईटानगर का। तो इससे एक चीज हमें समझ में आ गया कि मोपिन फेस्टिवल भारत के किस हिस्से में मनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है गाइज। जैसे अभी आसाम के लोग बिहू मनाएंगे, बाकी कहीं लोग बैसाख मनाएंगे, बिहार में बैसाख मनाएंगे, सत्तू खाएंगे, यहाँ पे लोग पीठा खाएंगे,
है ना? गाने बजाने करेंगे, खुशियाँ मनाएँगे। अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह से खुशियाँ मनाई जाएँगी। गालो ट्राइब के लोग स्पेशली एग्रीकल्चरल फेस्टिवल मनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मोपिन फेस्टिवल। अब गालो ट्राइब के अलावा बाकी लोग भी मना रहे हैं, बट प्राइमरली ये गालो ट्राइब से एसोसिएटेड होता था। क्योंकि गालो ट्राइब यहाँ पर अपनी मेन गॉडेस एक देवी की वर्शिप करते हैं जिनका नाम है मोपिन एने। तो ये मोपिन एने नाम की जो देवी हैं, इनकी ही वर्शिप की जाती है। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी लोगों में बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। देवी का नाम कुछ भी हो, देव का नाम कुछ भी हो, पर उनका आशीर्वाद हमेशा ये होता है कि उनसे हम आगे बढ़ते हैं। राइट? और आपको याद रखना है कि ये जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ना, ये भारत के हर हिस्से का एक पार्ट है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लोकल ट्रेडिशनल डांस भी परफॉर्म किया जाता है जिसको हम पोपीरी डांस के रूप से मनाते हैं। ये सेलिब्रेशन भी अभी इसी महीने किया जा रहा है। एक्चुअली इसकी शुरुआत मार्च अप्रैल में होती है, जिसको कि जो गालो ट्राइब है हमारे, गालो ट्राइब के लोग इसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मार्च अप्रैल का महीना लुमी एंड लुकी बुलाते हैं इसको। कितनी अच्छी बात है, कितना है ना, भारत की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, बट कितनी अच्छी, यूनिक और ब्यूटीफुल। तो मोपिन फेस्टिवल से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। ओके, ये रहा आपका मोपिन फेस्टिवल से रिलेटेड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज के सेशन में आपको मैंने 4 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर तुम सिंसियरली कमेंट सेक्शन में करोगे। मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर लिखकर हमसे इवैल्यूएट करवा सकते हो। ठीक है? क्रैश कोर्स की क्लासेस अप्रैल 24 से स्टार्ट हो रही है। जो स्मार्ट आईएएस के रजिस्टर्ड फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो तो क्लास करेंगे ही वहां से। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें जो इस वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करके, राइट, या हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राइट, ये लास्ट वीक के प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हम लोग नेक्स्ट आसाम पगड़ी के सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। टिल देन टेक केयर एंड यस, हैप्पी बिहू। आप सबको बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं, बैसाख की ढेर सारी शुभकामनाएं, मोपिन फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।